को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। पंकज का पंच में आज बात मोदी और ममता के संभावित दूसरे राउंड के मुकाबले की। जीत की हैट्रिक, पहले से भी ज्यादा बहुमत। पश्चिम बंगाल में जब तीसरी बार जीत का सूरज उगा तो ममता बनर्जी ने उत्तर की तरफ रुख किया। दिल्ली में 5 दिनों तक रहने के बाद वो कोलकाता लौट गई हैं, लेकिन अपने पीछे एक राजनीतिक तूफान छोड़ गई हैं। कई सवालों के जवाब लिए हुए तो कुछ सवालों के जवाब अब भी भविष्य के गर्त में हैं। जिस तरीके से ममता विपक्ष के नेताओं से मिलती रही, मिलाती रही, बात करती रही, मुलाकात करती रही, उससे तो यही इशारा मिलता है कि ममता बनर्जी की नज़र 2026 के बंगाल से पहले 2024 के हिंदुस्तान पर है। तो क्या ममता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर नई दिल्ली की तरफ अपने कदम बढ़ा रही हैं? बंगाल चुनाव के बाद क्या फिर से ममता दीदी और मोदी दादा के बीच दूसरे राउंड के मुकाबले की तस्वीर उभर रही है? 2012 में गुजरात में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीत की हैट्रिक लगी तो वो प्रचंड जीत बीजेपी की कम, प्रधानमंत्री मोदी की ज्यादा थी, जो उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वैसे ही शानदार जीत के साथ आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हिंदुस्तानी राजनीति की ड्योढ़ी पर बैठी है। एक समानता ये भी है कि तब प्रधानमंत्री मोदी भी कभी अपने मुंह से नहीं कहते थे कि उनको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन दिल्ली के तख्त पर उनकी नजर थी। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई, क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया, तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ जिम्मेवारी आती गई। 2012 में लगातार तीसरी बार गुजरात का सीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की तैयारी शुरू की थी, वो भी बड़े सधे अंदाज में, पूरे होमवर्क के साथ। 2013 में पहले वे बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बने और फिर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। उसी तरह ममता बनर्जी इस साल लगातार तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीती हैं। उसके साथ ही उनकी निगाहें कोलकाता से दिल्ली की तरफ मुड़ गई हैं। आज उनके साथ प्रशांत किशोर उर्फ पीके भी हैं, जो 2014 के विजय अभियान में मोदी के साथ थे। तो क्या बंगाल की तरह दिल्ली में भी ममता खेला होवे कर पाएंगी? খেলা হবে, একটা পায়ে দেখবেন বাংলা জয় করব আর দুটো পায়ে তো দিল্লি জয় আগামী দিন করতে পারে। आज ममता बनर्जी भले ही एक क्षेत्रीय पार्टी की नेता हैं, लेकिन बंगाल विजय ने उनको विपक्ष का सुपरस्टार बना दिया है। इसीलिए हर विपक्षी नेताओं के घर के रास्ते ममता की मंजिल तक जाते हैं, या फिर हर बड़े विपक्षी नेताओं के घर के दरवाजे ममता के स्वागत को खुले हुए हैं। सोनिया, पवार, लालू, केजरीवाल, विपक्ष का हर चेहरा ममता के चेहरे में शायद अपना राजनीतिक भविष्य ढूंढ रहा है, और खुद ममता बिल्कुल मोदी स्टाइल में ना नुकुर करते हुए भी दिल्ली दरबार पर एक नजर गड़ा कर रखी है। And also we discuss about the unity of the opposition. So all we discuss, it was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out. लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे। जो सपना देखता है वही उसे साकार भी करता है। लेकिन 10 साल पहले की नरेंद्र मोदी से ममता की स्थिति थोड़ी अलग है। उस समय मोदी के पास बीजेपी जैसा मजबूत राष्ट्रीय संगठन था और आरएसएस की विचारधारा वाला प्रचार तंत्र भी। लेकिन ममता की ताकत बंगाल तक सिमटी हुई है और ममता अपनी सिमटी हुई ताकत की कमजोरी को समझ रही है। इसीलिए वो ऑल अगेंस्ट वन यानी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के एक उम्मीदवार की थ्योरी पर काम कर रही हैं।
नरेंद्र मोदी से फाइट होगा देश का। देश बचेगा तो तब सब बचेगा। तो देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत सारे केस आ जाएगा। इसके लिए आप इंतजार करने का कोई जरूरत नहीं है। खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, देखना होवे, देखना होवे। ये खूब खेलना जानते हैं। खेला होवे। विपक्षी एकता की एकजुटता का पहला टेस्ट है राष्ट्रपति का चुनाव, जो अगले साल जून या जुलाई के महीने में हो सकता है। 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जबकि 6 में यूपीए वाली। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और सभी विधायक वोट डालते हैं। आबादी के हिसाब से अलग अलग राज्यों के विधायकों की वोट की वैल्यू होती है। कल तक आसान लग रहा चुनाव किसी करवट बैठ सकता है। बस शर्त यही है कि विपक्ष की गुटियां सही सेट हो जाए। इसीलिए एनसीपी नेता शरद पवार को विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। वैसे पवार साहब ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। राष्ट्रपति के चुनावी गणित को आप ऐसे समझिए, वोटों के वैल्यू के हिसाब से आज की तारीख में एनडीए के हिस्से में 49.9% वोट है, जबकि यूपीए के खाते में जाता है वोट वो है 25.3% वोट और अन्य के खाते में 24.8% वोट। मतलब ये है कि एनडीए बहुमत से थोड़ा ही कम है, लेकिन यही पेच है। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। इसका मतलब ये हुआ कि चाय के प्याले और होठों के बीच भी बहुत दूरियां होती हैं, बहुत फासले होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में 3 चेहरों पर सबकी नजर होगी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी के रिश्ते के बारे में तो सब जानते हैं। दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते। ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वोट राष्ट्रपति के चुनाव में निर्णायक हो सकते हैं। जगन मोहन के पास 4% वोट है, जबकि नवीन पटनायक के पास 2.9% वोट है और चंद्रशेखर राव के पास 2.2% वोट है। दिल्ली की तरफ टकटकी लगाए ममता बनर्जी के भी इन तीनों मुख्यमंत्रियों से अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। नवीन पटनायक से तो वो बांग्ला में ही बात करती है। आज भले ही तीनों समय समय पर मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं, पर ममता को तो बस वक्त का इंतजार है। वो वक्त राष्ट्रपति चुनाव का भी हो सकता है। I maintain good relation with Jagan and Naveen ji also, even Chandrababu also, and the other chief ministers, Stalin, Uddhav Thackeray, Hemant Soren, all we maintain or been the good relation. आज अगर नहीं है तो क्या है, कल तो आ सकता है ना। दीदी दीदी इसी कल के आसपास नरेंद्र मोदी से मुकाबले की ममता बनर्जी की रणनीति है। बीते हुए कल की गलतियों से सीख कर ही वे आगे बढ़ना चाहती हैं। याद करिए ना, साल 2019 जब बीजेपी के खिलाफ सोनिया और राहुल गांधी को छोड़कर विपक्ष के सभी बड़े नेता कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचे थे। ममता के साथ मिलकर मोदी को हराने की कस्में खाई थी, लेकिन चुनाव में विपक्ष की एकता ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ममता बनर्जी की फिक्र अब बस आने वाले कल की है। आने वाला कल यानी 2024 का लोकसभा चुनाव। इसीलिए बंगाल विजय के बाद बिना देरी किए ममता बनर्जी अपने मिशन में जुट गई है। उनके मिशन का फॉर्मूला है नो वोट टू बीजेपी। एम से मोदी और एम से ममता गजब का संयोग है। इसीलिए ममता बनर्जी ने अब 2024 के लिए अपना टारगेट सेट कर दिया है। नो वोट टू बीजेपी की रणनीति ये है कि बीजेपी के खिलाफ जो जहां मजबूत है बस वही लड़े, विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना हो। 375 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी से विपक्ष की सीधी लड़ाई है। जिन राज्यों में कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला है, वहां पर ममता का इरादा कांग्रेस को वॉकओवर देने की है।
वहां पर अगर कोई छोटी या क्षेत्रीय पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है तो उसे रोका जाए। ऐसी करीब 200 सीटें हैं। ममता का अगला टारगेट वो राज्य हैं जहां कई राजनीतिक दल हैं, जैसे महाराष्ट्र में 48, बंगाल में 42, बिहार में 40 और दिल्ली में 7 सीटें हैं। ममता के लिए यूपी सबसे बड़ा सवाल है, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। मायावती और अखिलेश यादव को बातचीत के लिए तैयार करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ममता के लिए ओडिशा की 21 सीटें, आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17 सीटों पर विपक्ष को एकजुट करना भी बड़ी चुनौती है। इसीलिए ये टास्क अभी ममता के एजेंडे पर नहीं है। अलग अलग मिजाज और विचारधारा वाली पार्टियों को मोदी को हराने के नाम पर क्या ममता एक पिच पर ला सकती है? खास वर्तमान स्थिति में जितना विरोधी दल का नेता है, इतने बहुत सारे नेता जो है, लेकिन ममता बनर्जी का कमियां भी है कि वो बीजेपी को हराया है, तो इसलिए उसका पार्टी भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी सारे विपक्ष का चेहरा के ऊपर उभर के आए मोदी के खिलाफ। लेकिन अभी भी शुरुआत है, ये बहुत ही जल्द होगा, इस बारे में कोई फैसला लेना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या कांग्रेस को ममता बनर्जी का नेतृत्व मंजूर होगा? अभी तो सोनिया और राहुल उनके लिए पलक पावड़े बिछा रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा, ये यक्ष प्रश्न है। यहाँ प्रशांत किशोर उनके लिए तुरूप का एक्का साबित हो सकते हैं, जिनके गांधी परिवार से बड़े गहरे रिश्ते हैं। चर्चा तो खुद उनके भी कांग्रेसी नेता बन जाने की है। हिंदुस्तान की राजनीति में चुनाव चेहरों पर लड़े जाते रहे हैं। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और गुजरात के विकास मॉडल की छवि के सहारे नरेंद्र मोदी आज सत्ता के शिखर पर है, तो ममता बनर्जी ने भी अपने लिए स्ट्रीट फाइटर की इमेज गढ़ी है। सूती कपड़े और हवाई चप्पल वाली ममता। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री सदा नमोस्तुते। मागो सकलेर कल्याण करो। चंडी पाठ और दुर्गा पाठ करते करते ममता बनर्जी को बंगाल में विजय का आशीर्वाद मिल गया। मुस्लिम परस्त राजनीति के आरोपों से घिरी कांग्रेस की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। और उधर यानी दूसरी तरफ ममता के समर्थक अभी से अब की बार दीदी की सरकार के नारे लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अगले आम चुनाव तक ममता इस मोमेंटम को बनाए रखने में कामयाब होंगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, उनके पीछे खड़े होने को तैयार हैं? प्रशांत किशोर यानी पीके अगर मोदी बनाम राहुल के मुकाबले को मोदी बनाम ममता की लड़ाई बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए अगला लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। तब किसी के भाग्य में सत्ता होगा तो किसी के लिए दिल्ली दूर है वाली कहावत सच साबित होगी। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अब से ठीक थोड़ी ही देर बाद यानी रात 8 बजे देखना ना भूलिएगा टीवी इतिहास का अनूठा शो फॉरेंसिक फाइल्स एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।